गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशु सैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम ड्यूड लॉरेंज का सिद्धांत पढ़ रहे थे। ठीक है, आज उसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, आज उसी से नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्ट सेकंड। कौन सा सिद्धांत? ड्यूड लॉरेंज का सिद्धांत। और इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन गैस की क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? विद्युत चालकता फाइंड आउट करने वाले हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मान ज्ञात करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको नॉन डीजेनरेट बता दिया था। क्यों कहते हैं इसे अनाप्रविष्ट, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं और इसमें फर्स्ट मैं निकालता हूँ क्या? विद्युत चालकता। ठीक है, अब देखो कैसे निकलेगी, बहुत आसान है। विद्युत चालकता यानी कि इलेक्ट्रिकल ELECTRICAL जो भी है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब देखो ये कैसे निकलने वाली है, ध्यान रखना। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका जो पहले कल की क्लास में हमने डिस्क्रिप्शन देखा था, हाँ, मतलब सिद्धांत जो बताया था वो देख लेते हैं कि जो धातु होती है उसमें हमारे पास फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं। भैया ये इधर जाएगा, मैं इधर जा रहा हूँ, ये इधर जा रहा है, जहाँ भी जा रहा है जाने दो। ठीक है, तो ये धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और ये हमारे पास नियमित रूप से गति करते रहते हैं, कहीं भी गति करते रहते हैं ना, कोई सी भी दिशा में गति करते रहते हैं। और इनको हम अनाप्रविष्ट इलेक्ट्रॉन गैस भी बोलते हैं क्योंकि ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का पालन करता है ना। अब जब हम इसको क्या करते थे? एक्सटर्नल फील्ड से जोड़ते थे, बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ते थे, तो इलेक्ट्रॉनों को क्या प्राप्त होता था? त्वरण प्राप्त होता था। इलेक्ट्रॉनों को क्या प्राप्त होता था? त्वरण, एक्सेलरेशन प्राप्त होता था, जिसके कारण इन पर बल लगता था F = -QE। विद्युत बल F बराबर QE, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या होते थे? त्वरित होते थे। बल के कारण कण क्या होता है? त्वरित होता है, त्वरण मिलता है। ठीक है, और त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। ठीक है, वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। पहली बात तो ये। ठीक है, फिर दूसरी कहानी क्या थी? मैंने बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते, ये जो चालक होता है हमारे पास, ठीक है, तो वेग में परिवर्तन होता है। तो चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, dV/dt। किसके कारण? बल के कारण। अपवहन वेग में परिवर्तन किसके कारण आया था? बल के कारण आया था। अब देखो चालक में क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं। परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ भी भैया इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी क्या होगा? बहुत छोटी सी बात थी, हमने बार बार डिस्कस भी कर ली है। इलेक्ट्रॉन होते थे, ये बाहर निकल गया भैया, ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इधर फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये गति कर रहे हैं। जैसे हम इसको क्या कर रहे थे? बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ रहे थे। ये जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका वेग में परिवर्तन हुआ, लेकिन जैसे ये आयन से टकराता था, लेकिन जैसे ही आयन भी तो होते हैं ना, आयन क्या होता है? जैसे इस परमाणु में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो ये आयन ही तो बनता है। परमाणु में से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब ये परमाणु क्या कहलाता है भैया? आयन कहलाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन इन आयनों से टकराते हैं तो भी वेग में परिवर्तन होता है, जो कि मैंने आपको क्या बताया था? dVd/dt। ठीक है, dVd/dt किसके कारण? टक्कर के कारण। तो अपवहन वेग में जो परिवर्तन होता है ना, वो दो तरीके से होता है। इनमें टक्कर भी होती रहती है और साथ में इसको त्वरण भी मिलता रहता है। तो अपवहन वेग कितने तरीके से बदलता है? दो तरीके से। क्लियर है? एक तो बल के कारण और एक टक्कर के कारण। तो ये बात हम लिख लेते हैं, उसी से हमारे पास विद्युत चालकता बनेगी। देखो जो हमारे पास निकाय होता है, सिस्टम होता है,
ये जो हमारे पास धातु है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब देखो ज़्यादा हिस्ट्री नहीं बता रहा मैं इसकी, कल हम कर चुके हैं, मैं सीधा बताता हूँ ना आगे, कि जो इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग होता है, अपवाह वेग होता है, इसमें जो परिवर्तन होता है, इसमें जो परिवर्तन होता है, ठीक है, वो कब होता है? एक तो होता है बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण। जैसे ही आप क्या करते हो, विद्युत क्षेत्र लगाते हो, इलेक्ट्रॉन को त्वरित होते हैं, बल लगता है, अपवहन वेग मिलता है, उसमें परिवर्तन होता है, क्योंकि वेग में परिवर्तन ही त्वरण कहलाता है। तथा अब जब ये इलेक्ट्रॉन त्वरित होंगे तो ये किससे भी टकरा जाते हैं? आयन से, तो भी वेग परिवर्तित होता है। तथा जालक आयनों से, तथा जालक आयनों से क्या करते हैं? ये टकरा जाते हैं, टक्कर के कारण। दो तरीके से होता है वेग में परिवर्तन, ठीक है भैया, वह वेग दो तरीके से बदल जाता है। तो हम लिख सकते हैं dvd/dt, यानी अपवाह वेग दो तरीके से बदल जाता है। एक तो आता है dvd/dt, किसके कारण? बल के कारण। और एक होता है dvd/dt, किसके कारण? टक्कर के कारण। और ये दोनों चीज़ें हम प्रीवियस क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत है ही नहीं। फिर इनकी हम वैल्यू लिख देते हैं, dvd/dt इज इक्वल टू dvd/dt की वैल्यू क्या होती है? -QEx/m होती है। और इसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी लास्ट में हमारे पास? लास्ट से जस्ट पहले vd/2 निकल के आई थी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये टकरा रहे हैं ऐसे, बाह्य विद्युत क्षेत्र मिल रहा है, बैटरी मिल रही है, त्वरित हो रहे हैं, ठीक है, तो सारा काम इसमें हो रहा है। लास्ट में क्या होगा, कुछ समय पश्चात क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन की ये स्थिति आ जाएगी क्या, कि इनके अपवहन वेग में फिर परिवर्तन नहीं होता, फिर ये नियत वेग से क्या करने लग जाते हैं? गति करने लग जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में वेग बढ़ रहा है, क्लियर है, फिर यहाँ जब टकरा रहे हैं तो वेग घट रहा है, dvdt/dt क्या हो रहा है? टक्कर हो रही है ना, घट रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद ये चालक में जो इलेक्ट्रॉन चलते लग जाते हैं वो नियत वेग से चलने लग जाते हैं, यानी कि जो dvdt/dt है, वेग में जो परिवर्तन होता है ना, वो बंद हो जाता है और इलेक्ट्रॉन फिर चलेंगे भैया नियत वेग से। अब dvd/dt क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखो, विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के कुछ समय पश्चात क्या होगा? अपवहन वेग में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा। अपवहन वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाता है। dvdt/dt इज इक्वल टू 0। ये इनिशियल में होता है ऐसा काम, ड्यूड लॉरेंज कहता है, बाद में फिर ये नियत वेग से चलने लग जाते हैं। तो इसलिए dvdt टोटल वेग में परिवर्तन 0 हो जाता है कुछ समय बाद। अगर इसे हम 0 लिखें तो 0 इज इक्वल टू -QEx/m माइनस vd/ क्या बन जाएगा? ये टो बन जाएगा। आई बात समझ में? अब जब ये vd/टो बन जाता है तो देखो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? vd की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको हम पहले लेके आए तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, vd/टो इज इक्वल टू ओहो ये तो नेगेटिव का है, इसे दोनों नेगेटिव है भैया, चलो इसे पहले लिया है तो पॉजिटिव हो गया, तो दूसरा वाला क्या होगा? -QEx/m क्या होगा? नेगेटिव। तो vd इज इक्वल टू क्या आएगा? -QEx/m इंटू टो आ जाएगा। ये वो वेग होता है
जिस वेग से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करने लग जाते हैं। और इस वेग को हम कौन सा वेग कहते हैं, कौन सी वेलोसिटी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये किसका वैल्यू निकल गया हमारे पास, अपवहन वेग का। चलो भाई 2-4 चीज़ें और निकाल लेते हैं। आप जब भंडारे में खाने बैठे हैं तो 2-4 चीज़ें और खा लेते हैं ना, खूब खा के निकलेंगे। देखो धारा घनत्व, धारा घनत्व का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, जे एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू एन इंटू वी डी होता है। कितना होता है, जे एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू एन वी डी। तो जे एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू एन इंटू वी डी की वैल्यू, ये होती है वी डी की वैल्यू माइनस क्यू ई एक्स बटे एम इंटू टो होता है। अब देखो ये माइनस माइनस होता है पॉजिटिव, जे एक्स इज इक्वल टू ये बनेगा एन, क्यू इंटू क्यू बनेगा क्यू स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया ई एक्स बटे एम इंटू टू। ये धारा घनत्व हो गया, करंट डेंसिटी हो गई। ठीक है, हो गई ना। अब आप कहोगे सर ये क्यों निकाला, देखो इसको निकालने का भी एक रीज़न है, अभी पता लग जाएगा, क्योंकि हमें चालकता निकालनी है। क्या निकालनी है, चालकता निकालनी है, कंडक्टिविटी निकालनी है, इसलिए निकाला। अभी देखो काम में आएगा, इसलिए मैंने पहले धारा घनत्व निकाल लिया। इसके बाद मैं इसमें निकाल लेता हूँ गतिशीलता। सर ये क्यों निकाल रहे हो, अरे भैया इसे भी काम में ले लेंगे कहीं ना कहीं, इसलिए निकाल लेते हैं। ठीक है, सारी भौतिक राशियाँ निकाल लेते हैं गतिशीलता को भी। ठीक है, निकालो। गतिशीलता का जो होता है वो म्यू बराबर होता है वी डी अपॉन ई एक्स। ये मैंने स्टार्टिंग की, जब ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे उसमें मैंने बताया था विद्युतीय गुणधर्म में कि वी डी इज इक्वल टू होता है म्यू ई। म्यू क्या कहलाता है, गतिशीलता, मोबिलिटी कहलाती है। अब वी डी अपॉन ई एक्स हो गया। वी डी है क्या हमारे पास, अरे ये रही है ना, वी डी क्या है, माइनस क्यू ई एक्स बटे एम इंटू टो बटे, और ई एक्स से डिवाइड कर दिया, ई एक्स से ई एक्स कैंसिल हो गया, तो म्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू टो अपॉन क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस क्यू टो अपॉन एम। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। बन गई इक्वेशन सेकंड, बिल्कुल बन गई। अब देखो गतिशीलता आ गई, गतिशीलता मोबिलिटी निकाल ली, धारा घनत्व निकाल लिया। सर निकालना तो चालकता है, लो तो चालकता निकालो। विद्युत चालकता यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अब देखो निकलने वाली है। J इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई। सिग्मा मैंने बताया था यही तो चालकता होती है ना। तो सिग्मा का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि एक्स एक्स की डायरेक्शन में, जे एक्स अपॉन ई एक्स। बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अच्छा इसलिए हमने धारा घनत्व निकाला था, हाँ बिल्कुल इसलिए निकाला था। जे एक्स की वैल्यू रख दो, क्या है, एन क्यू स्क्वायर ई एक्स टो अपॉन एम इंटू ई एक्स। ई एक्स से ई एक्स कैंसिल, तो सिग्मा की वैल्यू एन क्यू स्क्वायर टो बटे एम। निकल गई चालकता, बिल्कुल निकल गई। और इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये बात तो समझ में आ गई सर, इसलिए हमने क्या निकाली थी, चालकता निकाली थी। ठीक है, लेकिन अब बात ये समझ में नहीं आ रही, फिर आपने गतिशीलता क्यों निकाल ली, अरे न्यूमेरिकल आ जाएगा तो इसलिए निकाल ली। या फिर हम इसको इसमें भी यूज में ले सकते हैं। देखो कैसे ले सकते हैं, ध्यान से देखना। इक्वेशन 3 को यानी चालकता को म्यू के पदों में बना सकते हैं हम। कैसे, सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ से एक एन और क्यू और एम, एन क्यू एम, और क्यू टो को मैंने अलग लिख दिया, ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, एन क्यू, क्यू स्क्वायर है, क्यू गया, टो गया, एम गया। अब देखो क्यू टो अपॉन एम, क्यू टो अपॉन एम क्या है, म्यू, यानी माइनस म्यू लिख सकते हैं। क्यू
टो को लिखना पड़ेगा भैया, ये वाला ले लो, क्यू टो अपॉन एम को क्या लिख सकते हैं, माइनस म्यू लिख सकते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू माइनस म्यू एन क्यू। अच्छा, इसलिए निकाला था, बिल्कुल इसलिए निकाला था ताकि जो हम विद्युत चालकता है वो किसके पदों में ज्ञात कर सके, गतिशीलता के पदों में ज्ञात कर सके। किसके अकॉर्डिंग, ड्यूड लॉरेंज थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये हम निकाल लेते हैं चालकता। अब देखो इसमें एक कंडीशन और निकालनी है हमें, ध्यान से सुनना। 12th 11th में आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। इसमें हम एक चीज और निकालते हैं, माध्य मुक्त पथ। ठीक है, क्या निकालते हैं, माध्य मुक्त पथ, यानी मीन फ्री पाथ, मीन फ्री और पाथ। ठीक है, ये क्या होता है और इसको हम कैसे समझा सकते हैं। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ बताता हूँ, ध्यान रखना कि ये और ये, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, धातु है, मेटल है ना। और मेटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये भी, 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 ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन है। क्या करते रहते हैं ये, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र से नहीं जोड़ा, अरे ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर जा रहा है, ये इधर जाएगा, मैं तो इधर जाऊंगा, इधर जा, ये इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। क्या करते रहते हैं, ये मन की मर्जी है, अनियमित गति करते रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान क्या कहता है, इसको समझना। बहुत सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन ही है ये, ध्यान रखना। एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं हमारे पास, कितने इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये इलेक्ट्रॉन मान लो इस दिशा में चल रहा है, चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, और ये बिल्कुल सीधी रेखा में चलता जाएगा। किस में चलता जाएगा, बिल्कुल सीधी रेखा में चलता जाएगा। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में गति करता रहता है जब तक कि वह जालक से टकराकर प्रकीर्णित ना हो जाए। अब देखो इसमें आयंस भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जैसे ही ये किससे टकराएगा, आयन से टकरा जाएगा या इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा, तो इसकी दिशा क्या हो गई, ये बदल गई। अब इस दिशा में गया, यहाँ टकरा गया ये, अब ये इस दिशा में चला गया, फिर यहाँ टकरा गया, अब ये इस दिशा में चला गया। ठीक है, तो जैसे ये टकरा जाता है ना, तो इसकी दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। अब इलेक्ट्रॉन की जो ये टक्कर हो रही है ना, ये इलेक्ट्रॉनों की जो ये लगातार टक्कर हो गई है ना, हम इसका क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं। दूरियों का क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं। देखो कैसे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक गया सीधी रेखा में, ये इसका क्या कहलाता है, मुक्त पथ कहलाता है। क्या कहलाता है, मुक्त पथ कहलाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, टकराने के बाद दिशा बदल गई, ये इसका दूसरा, जब जब इलेक्ट्रॉन सरल रेखा में चलेगा ना, वो उसका मुक्त पथ है। गैसों में भी ऐसे ही पढ़ते थे। फिर यहाँ टकरा गया, यहाँ से इसकी दिशा ये बदल गई, ये तीसरा मुक्त पथ है। फिर यहाँ से ये इधर आया, फिर सरल रेखा में चला, ये इसका चौथा मुक्त पथ है। ठीक है, ये जो मुक्त पथ है ना, इसका औसत ले लो। औसत क्या आएगा, लैम्बडा, और लैम्बडा किसके इक्वल होगा, औसत ले लो, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λ4 अपॉन 4। ये लैम्बडा जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। आ गई बात समझ में। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत बार पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे गया, सीधा चल रहा है, यहाँ टकरा गया ये,
तो ये सरल रेखा होती है ना दो बिंदुओं के बीच में, ये क्या कहलाता है? मुक्त पथ। अब ये यहाँ से दिशा बदल गई, ये यहाँ गया, अब ये फिर सरल रेखा में चला गया, ये क्या हो गया? λ2। अब ये कहीं भी जा सकता है, मान लो इधर आ गया, यहाँ तक सरल रेखा में चला था, ये λ3, फिर ये कहीं भी चला गया, यहाँ चला गया। तो ये जो दो बिंदु के बीच में सरल रेखा में चल रहा है, ये इसका मुक्त पथ कहलाता है भाई। फ्री चलता है, फ्री चलने दो, वो चल रहा है। तो अब ये सारे मुक्त पथों का क्या निकाल लो? औसत निकाल लो। तो औसत निकालते हैं तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है? माध्य मुक्त पथ आ जाता है। और ये जो हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक चला, तो ये जो टक्कर करने में समय लगता है ना, उसे हम बोलते हैं क्या? संघट्ट काल। ठीक है, टक्कर भी तो करेगा, यहाँ से गया शूट, यहाँ टकरा गया, तो टक्कर करने में लगा समय क्या कहलाएगा? संघट्ट काल कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं। देखो, माध्य मुक्त पथ के लिए समझ में आ गया होगा ना। सबसे पहले कह देते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान महाशय ने क्या कहा, परेशान बहुत कर रखा है इसने सेकेंड ईयर से, है ना। मैक्सवेल बोल्ट्जमान के अनुसार, मैक्सवेल बोल्ट्जमान के अनुसार, और ये बात ध्यान रखना, ये तो धातुओं में है, ये जो पात्र में जो गैस भरी होती है ना, उसमें भी यही काम होता है सीधा। आपने गैसों के लिए पढ़ा होगा ये सारा, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 11th में पढ़ा होगा आपने। तो ये सारा गैसों के लिए होता था वहाँ, यहाँ क्योंकि हमने मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा है? इलेक्ट्रॉन गैस, तो इसके लिए भी ये वैलिड हो रहा है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान भाई पीछा छोड़ नहीं रहा। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान के अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक सीधी रेखा में गमन करता है, तब तक सीधी रेखा यानी सरल रेखा में क्या करता है? गमन करता है, गति करता है। कब तक करता है? जब तक कि वह जालक से टकराकर, जब तक कि वह जालक से टकराकर क्या ना हो जाए? प्रकीर्णित ना हो जाए, इधर उधर ना चला जाए, है ना। होते हैं आयन, होते हैं, उन्हीं से मिलकर जालक बना होता है, उनसे टकरा जाते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन द्वारा दो लगातार टक्करों के मध्य तय की गई दूरी क्या कहलाती है हमारे पास? मुक्त पथ कहलाती है, फ्री पथ कहलाती है, मुक्त पथ कहलाती है। देखो कैसे, एक टक्कर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ टक्कर हो गई, अब यहाँ से यहाँ टकराएगा, तो इन दोनों के बीच में, ठीक है। और सभी मुक्त पथों का क्या ले लो? औसत λ1 + λ2, वो क्या कहलाता है? माध्य मुक्त पथ कहलाता है। तथा सभी मुक्त पथों का औसत क्या कहलाता है? माध्य मुक्त पथ कहलाता है। ठीक है, सभी मुक्त पथों का औसत क्या कहलाता है? माध्य मुक्त पथ कहलाता है। और इसी की वैल्यू को मैं निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, छोटी सी बात है, देखो कैसे निकालेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपने गैसों में भी पढ़ा था, यहाँ पर इतना है नहीं आपके सिलेबस में, क्या कि जो माध्य मुक्त पथ होता है ना, वो ये जो कण गति कर रहे हैं ना, इनके वर्ग माध्य मूल वेग, ठीक है, तथा संघट्ट काल के गुणनफल के बराबर होता है। तथा संघट्ट काल के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है।
ठीक है, ये जो माध्य मुक्त पथ निकालोगे ना, निकालो इनका, कैसे निकालोगे, ये जो कण गति कर रहे हैं इनका वर्ग माध्य मूल वेग। सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, कैसे नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री में निकाला है आपने 11th क्लास में, फिजिक्स में अब तो हट गया ना, लेकिन केमिस्ट्री में जहाँ आप अनुगतिक सिद्धांत पढ़ रहे हो ना, वहाँ पर आपने ये वेग का फॉर्मूला निकाला है और संगत काल का फॉर्मूला निकाला है। ठीक है, तो वहाँ से हम फॉर्मूला लेते हैं, तो ध्यान से सुनना कैसे निकलेगा। जो लैम्बडा होगा ना, लैम्बडा, ये लैम्बडा माध्य मुक्त पथ, ये होता है वर्ग माध्य मूल माग v बार और टो के। यहाँ टो क्या कहलाता है हमारे पास, ध्यान रखना, मुक्त पथ में लगा समय, ये जिसे हम संगत काल भी बोलते हैं। ठीक है, तो बस अब इनकी वैल्यू पता लग जाए तो हमारे पास कौन सी कहानी ख़त्म हो जाएगी, माध्य मुक्त पथ की कहानी ख़त्म हो जाएगी। करेंगे भाई इसकी कहानी भी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस v औसत का मान जो है, याद करना कितना होता है, 3kBT/m होता है। kb क्या होता है, बोल्स मान्यतांक 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। T क्या होता है, टेम्परेचर। m क्या होता है, मास, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन के मास की बात कर रहे हैं, मतलब द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, वहाँ पर गैस के अणु के द्रव्यमान की बात करते थे। तो ये तो सीधा फॉर्मूला होता है ना, गैसों के लिए होता है, वही काम में लेंगे यहाँ पे। और टो तो यहाँ हम टो से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा बताओ। इसलिए क्या कि जो हमारे पास ये लैम्बडा की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वो क्या बनेगी, लैम्बडा इज इक्वल टू v बार की वैल्यू कितनी होती है, 3kBT/m इंटू टो, और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, संगत काल की। ठीक है, और संगत काल भी कैसा बोलते हैं, माध्य। ठीक है, कैसा संगत काल होता है, माध्य, क्योंकि ये भी माध्य है। पहले जैसे ये दूरी λ1, तो इसमें समय निकाल लेना τ1, फिर ये दूरी λ2, तो इसमें समय निकाल लेना τ2, तो τ1 + τ2 + τ2 3/3 है ना, τ1 + τ2 + τ3 -/3 टो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी थी, अब बोलोगे तो है नहीं, λ1 यहाँ से यहाँ तक, λ2 यहाँ से यहाँ तक, λ3 इसमें समय τ1, इसमें समय τ2, इसमें समय τ3 है ना। तो ये हमारे पास औसत ऐसे निकल जाता है। तो टो की वैल्यू क्या आएगी, टो की वैल्यू क्या आएगी, ये गया ऊपर, तो ये उल्टा हो जाएगा, m/3kBT बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 3 का। समीकरण 3 क्या थी हमारे पास, समीकरण 3 निकाल रहे तो हम चालकता ही है, कंडक्टिविटी है ना, और समीकरण 3 क्या थी हमारे पास, n² τ/m थी। तो सिग्मा इज इक्वल टू n²/m, और टो की वैल्यू लिख देते हैं, क्या आएगी, λ/m/3kBT। तो हमने इसमें किसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है, टो की वैल्यू लिख दी। अब देखो n जो है वो कांस्टेंट होता है, q जो होता है वो कांस्टेंट होता है, m जो होता है वो भी कांस्टेंट होता है, ये m भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, kb भी क्या होगा, कांस्टेंट, और धातु को किस टेम्परेचर पर रख रहे हैं ये भी कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट क्या नहीं होगा, देखो टेम्परेचर हम देंगे है ना, टेम्परेचर हम दे सकते हैं, बाकी n q m और k भी कांस्टेंट होते हैं, और लैम्बडा और t, लैम्बडा का मान ताप के अनुसार चेंज होता है ना, वो कंडीशन पर प्रैक्टिकल, यानी कि हम देखो सिग्मा लिख सकते हैं किसके प्रोपोर्शनल, एक तो लैम्बडा है और नीचे क्या है, t है, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू λ/t के, और t भी कैसा है देखो रूट में है, तो √t के लिख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें इसमें क्या होने वाली है, नियत होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है।
उनकी वैल्यू नियत रहेगी, बस ताप को चेंज कर सकते हैं हम और लैम्बडा चेंज हो सकता है। तो सिग्मा समानुपाती लैम्बडा अपॉन रूट टी के इक्वल आता है। लेकिन जब हम थर्मोडायनेमिक्स में गत्यात्मक सिद्धांत देखते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत देखते हैं, तो वो क्या बताता है कि जो माध्य मुक्त पथ होता है ना, माध्य मुक्त पथ क्या लैम्बडा, माध्य मुक्त पथ जो होता है ना लैम्बडा, वो ताप टी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लैम्बडा जो होता है वो ताप टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है भाई, ये कहानी भी समझ लेते हैं। लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, इसलिए जो हमारे पास चालकता आएगी ना वो क्या आएगी, देखो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा की वैल्यू 1/t इंटू रूट टी, और ये टी की पावर कितनी बन रही है, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/t की पावर कितनी, 3/2। यानी ड्यूड लॉरेंस सिद्धांत के अनुसार जो हमारी चालकता होती है वो टी की 3/2 घात के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, प्रतिरोधकता की भी। प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी निकालते हैं, कंडक्टिविटी निकाल ली। ये क्या होती है, रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा, यानी कि सिग्मा की जब आप वैल्यू रखोगे तो ये आएगी। तो इसका मतलब टी की पावर कहाँ जाएगा, ऊपर। तो रो जो होगा ना वो प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा हो गया टी की पावर किसका, 3/2 का। ठीक है, रो जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसकी, टी की पावर 3/2 की। उल्टा कर दोगे ना, 1/सिग्मा क्या होता है, रो, और इसको भी 1 में करोगे टी की पावर 3/2 हो गई। लेकिन अब आप यहाँ पर ध्यान से सुनना कि मैंने कह दिया कि अतः ड्यूड लॉरेंस के अनुसार जो चालकता होती है ना, चालकता जो होती है टी की पावर 3/2 के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रूव करवा सकता है ये, है ना, कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसमें क्या कर सकता है, ये प्रूव करा सकता है। तो टी की पावर 3/2 के ये क्या हो गई, व्युत्क्रमानुपाती हो गई। लेकिन फिर इसमें एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्या, लेकिन धातुओं के लिए जो चालकता होती है ना, प्रैक्टिकली, ठीक है, धातुओं के लिए जो चालकता होती है ना वो ताप टी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ड्यूड लॉरेंस के अनुसार तो क्या आया कि जो चालकता होती है वो टी की घात 3/2 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं ना तो ये प्रैक्टिकली हमें पता लगता है जो चालकता होती है वो ताप टी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि जो ड्यूड लॉरेंस सिद्धांत था ना वो इसको सही तरीके से नहीं बता पाया। ठीक है, तो ये इसमें क्या उत्पन्न हो गई, एक विसंगति उत्पन्न हो गई जिसे हम बोलते हैं। तो ड्यूड लॉरेंस का ये आया लेकिन वास्तव में ये होता है। ठीक है, ये इसकी कमी हो जाएगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।